नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये ट्रम्प साहब को हो क्या गया है? जब से इन्होंने नई सरकार बनाई है उसके बाद से पिछले साल से लेकर अभी ये नया साल शुरू हो चुका है, आतंक मचा हुआ है। जियोपॉलिटिकल इतने टेंशन्स बढ़ चुके हैं, जहाँ उनका मन जब भी अमेरिका का मन करता है कि भैया मुझे यहाँ पे सत्ता पलट करनी है, वहाँ आप लोग अचानक से देखेंगे कि वहाँ पे अचानक से प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। बांग्लादेश में आपने देख ही चुके हैं, अब ये ईरान में शुरू हो गया है। वेनेजुला का हाल आप देख रहे हैं, उठा लिया राष्ट्रपति को। तो आखिर ये सब सारे सर्कमस्टेंसेस बन क्या रहे हैं? क्या रीज़न रहा है? किस वजह से इन लोगों ने इस तरीके के अटैक किए हैं? ग्रीनलैंड को धमकी देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया, भैया हमको खिलौना मत समझो कि हम जो मन आएगा तुम वो कर लोगे। तो ये पूरा समझना पड़ेगा कि भाई इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि क्या क्या ये एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या क्या हम एक ऐसे टाइम ज़ोन में फँसने वाले हैं जहाँ पे ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन अपने पीक पे जा सकता है, सिल्वर क्या 300 से $500 के बीच में जा सकता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा इकोनॉमिक्स स्टडी करने वाले बड़े-बड़े विद्वान बोल रहे हैं। क्या तेल के भाव जो आज 50 से 55 से $65 के बीच में चल रहे हैं, क्या वो 90, 100, $150 तक भी जा सकते हैं? तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें और संभावनाएँ जो बन रही हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वी वी हैव टू जस्ट रीथिंक अबाउट हाउ वी हैव टू मैनेज द फाइनेंस। तो चलिए एक-एक करके धीरे-धीरे सारे चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए चाइना ने ये शुरुआत करी थी। चाइना ने ये शुरुआत करी थी, टैरिफ वॉर ये शुरू हुए थे, ट्रेड डील्स हैं, ठीक है, उनको अपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे, उनको अपनी किसी कंट्रीज़ को अपने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे कुछ अलग-अलग सिस्टम बना हुआ है, लोग अपनी ट्रेड डील्स कर रहे हैं। इधर ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने अचानक से आके उथल-पुथल मचा दी है। मतलब सबके ऊपर उठा-उठा के टैरिफ बढ़ा दिए हैं। वो बोल रहे हैं भाई जो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे कर लो मेरे साथ धंधा, नहीं करोगे तो फिर मैं दूसरे तरीके से धंधा करवाऊँगा और वरना मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूँगा, ठीक है? और आपको भी पता है कि भारत के ऊपर भी उन्होंने 50% उठा के टैरिफ लगा दिया, बोल दिया कि भैया मोदी साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इस वजह से मैंने इस वजह से मैंने उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए भारत के ऊपर। और मोदी साहब के जो टीम है, मोदी जी की जो टीम है, प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, वो बोल रही भैया हमारी तो लगातार बात हो रही थी, अब ये किस वजह से उन्होंने लगाया है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। हो सकता है ये थोड़ा कॉन्ट्ररी लगे क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख रहे होंगे ट्रम्प साहब ने ये कर दिया, राष्ट्रपति को उठा लिया, ग्रीनलैंड पे हमला बोल रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक स्टोरी जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब ट्रम्प जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी पावर के कंट्री के प्रेसिडेंट है, ठीक है? ये जो राष्ट्रपति हैं, उनका दिमाग उनके इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हैं ना, वो पूरे डॉलर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उनको पता है कि कब क्या करना है। वो समय वो वेट कर रहे थे, वो समय अब आ चुका था क्योंकि अगर वो एक्शन्स अब वो ना लेते, तो शायद डॉलर बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता, उसकी कीमत बहुत तरीके से बुरी तरीके से गिरती। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए, सबसे पहला वेनेजुएला रीज़न्स है। देखिए, इस जी पूरे जियोपॉलिटिकली अगर आप समझेंगे ना, पूरे विश्व में अब ये एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार क्योंकि प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में आपने देखा होगा राजकुमार को मार दिया था, उसके बाद वो वॉर्स वगैरह शुरू हो गई थी, एस्केलेशंस होने लगे थे बट उनको मारना कोई उनको वो जो मरा था राजकुमार वो उसकी वजह से वॉर नहीं शुरू हुआ था, इट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स बट उसके और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं। जब भी वॉर शुरू होती है तो धीरे-धीरे प्रॉक्सी वॉर्स क्रिएट होते हैं, नए-नए बैटल ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं। आज की डेट में अब आप समझो एक तो यूक्रेन, दूसरा वेनेजुला एंड तीसरा ईरान, चौथा देखिए ग्रीनलैंड, धीरे-धीरे यूरोप, नाटो में ऑलरेडी देख रहे हैं आप गुलझर बबल फट रहा है। नाटो पहले 70-80 सालों से चैन की नींद में था कि भैया यूएसएसआर अगर हमको धमकाएगा, अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम सारे भाई मिलकर उससे लड़ेंगे। अब क्या करेगा नाटो? नाटो तो अमेरिका तो नाटो का पार्ट है, उसने तो उठा के ग्रीनलैंड को धमका दिया है। अब क्या करना है? तो ये सारी दिक्कतें उधर चाइना, रशिया, ठीक है? उधर चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया ये ब्रिक्स के जो देश हैं, ये सब मिला के चाइना ने बोल दिया भैया मैं यूनिट करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ। अब यूनिट करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, यूनिट करेंसी अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे पढ़ा हो तो यूनिट करेंसी सिंपल सी चीज़ है कि भैया
जो भी ट्रांज़ैक्शंस हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर करते हैं, फॉरेन ट्रांज़ैक्शंस या रेमिटेंस ऑफ मनी करते हैं, तो वो एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट, जिसमें डॉलर के थ्रू ही सारा ट्रांसफर होता था। तो डॉलर इसी वजह से मजबूत बना हुआ था। दूसरा एक रीज़न डॉलर की मजबूती का क्या था कि 1973 में एक अरेबिक्स लड़ाई हुई थी जिसके अंदर जितने भी सऊदी देश थे, उनके उसमें एक सऊदी देश का सऊदी क्या बोलते हैं, सऊदीया का एक राजा था जिसका नाम था नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट एक्चुअली वो वन ऑफ द पर्सन था जिसने इन लोगों को बोला कि भैया एक काम करो, अमेरिका के साथ इनकी टाई अप करा दी, समझ रहे हैं? अमेरिका के साथ इन्होंने उसकी टाई अप करा दी और उसने बोला कि जितने भी मतलब 1973 में बता रहा हूँ, एक उसने टाई अप करा दिया कि अमेरिका के साथ जितने भी सऊदी कंट्री से जहाँ तेल निकलता था, उसने बोला कि भाई नाम उसका शाह आराम था, शायद बादशाह था, सऊदी अरेबिया का था। 1973 के आसपास की ये लड़ाई हुई थी अरेबिक्स की, और जिसमें ओपेक कार्टेल किया गया था। बोला था भैया जितना भी तेल का लेन-देन होगा, वो सारा कुछ डॉलर में होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ समझते जाइए, जितना भी पूरे विश्व में जितना भी मैकेनिज्म ऑफ मनी ट्रांसफर है, वो उसने स्विफ्ट लगा दिया। यूएस ने बोला कि भैया डॉलर के थ्रू ट्रांसफर होगा पैसा, ठीक है? और जितना भी तेल का ट्रांसफर इधर-उधर होगा, वो भी आपका डॉलर के थ्रू होगा। अब ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ कर दी उसने। उसने ये बोला कि भैया आप पूरे विश्व में डॉलर को उसने यूनिवर्सल करेंसी बना दिया, और धीरे-धीरे अगले 30-40 सालों में आपने देखा होगा वो विश्व गुरु बनता चला गया, इकोनॉमिकली बूस्ट होती चली गई चीज़ें और वो पावरफुल बनता चला गया। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ, इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर चाइना अटैक करने के प्रयास कर रहा था। देखिए, चाइना ने क्या किया? चाइना ने ये किया कि वेनेजुला क्यों इतना हॉट टॉपिक था, क्यों राष्ट्रपति को उठाया उसने? चाइना ने क्या किया, चाइना रशिया के संबंध, वहाँ के जो मडूरो था ना, राष्ट्रपति था वो, उसके साथ अच्छे संबंध थे। मडूरो पहले जो था वो फॉरेन पॉलिसीज़ के अंतर्गत काम करता था। उसके जो पहले राष्ट्रपति थे, शेवॉक करके एक राष्ट्रपति थे, कर्नल था। वहाँ का एक फेबल्स करके एक वहाँ समुदाय था, जो 50-60 साल पहले ही वेनेजुला के अंदर तेल मिला था। और इत्तेफ़ाक से इतना तेल मिल गया कि 303 मिलियन बैरल्स के ऊपर 303 मिलियन बैरल्स के ऊपर वहाँ पे तेल है, समझ रहे हैं? मतलब लगभग-लगभग 16% हिस्सा तेल का वहाँ पे वेनेजुला की धरती में है। 5वाँ सबसे बड़ा हिस्सा पूरी धरती में जितना भी तेल है उसमें 5वाँ हिस्सा वेनेजुला की धरती पे, और इसके अलावा 16-17% तेल के अलावा वेनेजुला की धरती पे 12% चांदी भी मिलता है। तो चाइना ने एक काम किया था, चाइना ने मडुरा को बोला कि भाई, चाइना रशिया ने बोला मडुरा को, भाई देखो, अमेरिका ने क्या किया था, खैर एक थोड़ी-सी हिस्ट्री बताता हूँ। 2020-22 के आसपास, 2013 में मडुराऊ साहब जो थे वो इलेक्शंस जीतते हैं वहाँ पे। 2012 तक शेवॉक जो उनके पुराने राष्ट्रपति थे वो इलेक्शन में थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, कैंसर हो गया, तो वो क्यूबा चले गए और उन्होंने इनको सौंप दी गद्दी, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और क्योंकि सिस्टम पूरा इनके अधीन था, पावर, पैसा, सारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सारे इंटरनल ब्यूरोक्रेट सब कुछ खरीद रखे थे। 2013 को इलेक्शन जीत जाते हैं, लोगों ने फिर वहाँ पे बहुत सारा विद्रोह किया, रैलियाँ हुई, सब कुछ भी, लेकिन होना क्या था, सरकार खरीदी, इंटरनल पॉलिटिक्स, सब कुछ पैसा था, सारा कुछ जीत चुके थे, सारा कुछ खरीद चुके थे, तो सरकार बना ली 2013 में। 2013 में सरकार बना ली, 2013 में बनाई, फिर 2018 में बनाई, 2024 में बनाई। सरकार तो बना ली, लेकिन 2022 में 20 में अमेरिका की जो पुराना ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो पुराना कार्यकाल था, उसके अंतर्गत उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी। 2020 में पहली बार इनके ऊपर हस्तक्षेप किया गया। ये डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब उनकी सरकार के जो यूएस का जो सुप्रीम जुरिडिक्शन डिपार्टमेंट है, उसने बोला कि भाई देखो, तुम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर तुम्हारे ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर एग्जॉर्शंस के केस लगाए जा रहे हैं, एक्सटॉर्शंस के केस लगाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जो है उसके बाद ड्रग्स के केसेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर केस लगाया। 2022 मार्च में केस लगा दिए गए थे, चार्जशीट फाइल कर दी गई। तो इनके ऊपर अमेरिका ने बोला कि तुम अब किसी भी प्रकार का तेल नहीं बेचोगे, लेकिन अब तेल नहीं बेचोगे तो हालत इकोनॉमी की स्क्वीज होती जा रही थी। 2024, 22, 23 तक तो बहुत हालत खराब हो गई। मदुरो ने बोला कि भैया, चाइना और रशिया के साथ ऑलरेडी उसने फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन मिनिस्टर था, तो उसने पॉलिसी मेकिंग थी, तो उसने रिश्ते बना रखे थे। उसने क्या किया, चाइना के साथ चुपके-चुपके तेल बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका को पता नहीं था। 10 लाख बैरल पर डे बेचना शुरू कर दिया भाई साहब ने, और 10 लाख बैरल पर डे में 8 लाख बैरल तो केवल चाइना को बेच रहा था। आप समझ रहे हैं? अमेरिका को पता नहीं, सैंक्शन लगे हुए हैं, 10 लाख बैरल्स पर डे बिक रहे हैं और 8 लाख बैरल्स केवल चाइना को जा रहा है। और ये जो पूरा ट्रांज़ैक्शन कर रहा था ना, वो चाइना जो कर रहा था, वो वेनेजुला के साथ वो क्रिप्टो करेंसीज़ में कर रहा था। मतलब कोई भी डॉलर ट्रांज़ैक्ट नहीं हो रहा था। जितना भी तेल बिक रहा था, वो विदाउट नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शंस में हो रहा था। तो ये सब बातें ना अमेरिका को चुभ रही थी। इसमें हो क्या रहा था
चाइना जो है जितना भी डॉलर ट्रांजैक्शन, जितना भी नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन कर रहा था, या तो वो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू करता था, 70% तो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू हो रहा था ये सारा ट्रांजैक्शन। और उसके बाद उसने अपनी डिजिटल युआन करेंसी वॉलेट निकाला था, डिजिटल युआन वॉलेट, उसके ऊपर वो ट्रांजैक्शन कर रहा था, ठीक है। अब अमेरिका को ये बात खटक रही थी, क्योंकि तेल लगातार इधर से जा रहा था, उधर अमेरिका चाइना ने एक काम और कर दिया था। चाइना ने और नैको करके एक प्रोविजन स्टेट है वेंजुला पे, जो मैरी 16 करके एक कैटेगरी होती है इसकी तेल की, जिसमें क्रूड ऑयल की एक कैटेगरी होती है जिससे डीजल बनता है। जो हार्ड ट्रक्स जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्रूड ऑयल प्रोसेस करता है। तो उस चाइना ने क्या किया था कि उनके साथ एक टाई अप कर लिया था कि भाई मुझे तुम $40 पर बैरल के हिसाब से तुम मुझे फ्यूचर में तेल बेचते रहोगे। और नैको प्रोविजंस के अंदर ही वो मैरी 16 का क्रूड ऑयल कैटेगरी प्रोसेस होता था, निकलता था। तो उन्होंने वहां से बोला था कि भाई मुझे $40 पर बैरल, $40 पर बैरल के हिसाब से तुम मुझे तेल दोगे, एक सौदा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एक काम और किया था। उन्होंने तेल तो लेना शुरू ही कर दिया था, 10 लाख बैरल्स का पर डे पर हिसाब से तेल ले रहे थे। उसके बाद चाइना ने गॉन्गडॉन करके एक रिफाइनरी लगा दी, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चाइना ने लगा दी। 68 बिलियन यूरो युआन के आसपास उसने उसमें खर्च भी कर दिया। और चाइना में जितनी भी रिफाइनरीज थी उन सब ने उसको वहाँ के राष्ट्रपति ने उन सबको बंद करा दिया। उन्होंने एक रूल निकाल दिया कि 80 मिलियन टन से नीचे जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर रहा होगा, वो बंद हो जाएंगे। कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने उठा के उन सारे यूनिट्स को बंद करवा दिया। केवल एक प्रोसेसिंग यूनिट रह गई गॉन्गडॉन करके, जो उसके अलावा वो सारी जो है उन्होंने सब बंद करा दी। अब अब उन्होंने हुआ क्या कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, और दूसरा एक आपको इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझना है कि दुनिया में सिल्वर माइनिंग, सिल्वर रिफाइनिंग और ऑयल की मैक्सिमम फैक्ट्रीज, मतलब सिल्वर की तो मेजरली आप मान लीजिए चाइना में ही लगी है। तो सिल्वर तुम्हारे पास है अभी, तो तुम रिफाइन कैसे करोगे, कैसे तुम माइनिंग करके लाओगे, माइनिंग कर ले तो रिफाइनरी कैसे लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारा कुछ तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुमको भेजना तो सही चाइना ही पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और इधर चाइना ने क्या किया, एक 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के उसने लगभग 2013 तक यूएस के बॉन्ड्स खरीद रखे थे, ट्रेजरी यील्ड्स के, ठीक है। उसने 2013 के बाद से उनको बेचना शुरू कर दिया। बेचते बेचते 688 डॉलर्स नेटवर्थ के बॉन्ड्स बचे हैं केवल अब चाइना के पास, यूएस के। 2025 का डेटा बता रहा हूँ, ठीक। तो उसने माल बेचना शुरू कर दिया। चाइना के साथ साथ जापान भी बेच रहा था। इधर भारत ने भी जनवरी में 55 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स बेच दिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना माल बेच रहे हो तो ये बॉन्ड्स खरीद कौन रहा है? भाई यूएस के ऊपर तो डेप्थ है, उनको बॉन्ड बेचने, 25-30 साल के बॉन्ड्स हैं, वो उसको बेच रहा है। अब ये बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? भाई चाइना के पास तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात, खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है यूके, बेल्जियम। मतलब जितना चाइना ने $688 का माल बेचा, $750 बिलियन तो यूके ने खरीद लिया, यूएस का डेप्ट। और बेल्जियम ने $300 बिलियन, मतलब जितना चाइना ने बेचा उतना इन लोगों ने खरीद लिया दोनों ने। अब ये किया क्यों है? इसमें भी अमेरिका की गुंडई है। उन्होंने बोला भाई देख, तुम्हारे पास खुद का तो डेफिशिएट है ही, मतलब यूके के ऊपर खुद इतना ट्रेड डेफिशिएट है और वो यूएस के डेप्ट खरीद रहा है। आप सोचो। तो उन्होंने बोला कि भाई देख लो, तुम्हारी इकोनॉमी वैसे ही क्रैश हो जाएगी, तुम थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर दो, मेरे बॉन्ड्स को खरीद लो, मेरे डेप्ट को संभाल लो, मैं आगे तुम्हें ठीक से संभाल लूंगा। वरना फिर अब तुम जानते हो यूएस की दादागिरी क्या होती है। उसने इस तरीके से कहकर यूके बेल्जियम को फोर्सफुली अपने बॉन्ड्स इधर से होल्ड करा ली। चाइना बेच रहा है, उन लोगों ने खरीद डाले, ठीक। तीसरा काम चाइना ने क्या किया था सिरदर्दी का? तीसरा काम चाइना ने ये किया कि चाइना को ये पता चल गया कि यूएस के जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, यूएस में जितने भी बड़े बैंक्स हैं, आप जिनके नाम सुनते होंगे, जिसमें जेपी मॉर्गन आपको जब पता होगा, ठीक है, उसके बाद सिटी बैंक आपको पता होगा, उसके बाद आपको गोल्डमैन सैक्स के नाम पता होंगे, डच बैंक पता होगा, यूके के अंदर बार्कलेज है, एचएसबीसी बैंक है। चाइना को एक इंपॉर्टेंट बात पता चल गई। बात क्या पता चल गई कि जितने भी ये बैंक्स थे उन लोगों ने बड़े शॉर्ट्स बना रखे थे सिल्वर के अंदर। और सिल्वर के अंदर जब भी आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको ये देखना होता है एज अ बैंक कि आपके पास जितने भी शॉर्ट्स बनाए, अगर कोई आपसे डिलीवरी फिजिकल गोल्ड मांग लेता है, सॉरी फिजिकल सिल्वर या सिल्वर मांग लेता है, तो उस सिल्वर को आपको उन्हें देना पड़ेगा।
तो उतने ही शॉर्ट्स या डिलीवरी में उतनी पोजीशंस इस तरीके से बनानी पड़ती हैं बैंक्स को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को कि आपके पास उतने का माल होना चाहिए जितने का आप खेल खेल रहे हो। लेकिन इन सारे बैंक्स ने मतलब खेल खेलने के चक्कर में मार्केट में हवा बना दी, इतने शॉर्ट बना दिए कि इनके पास सिल्वर के नाम पे कुछ नहीं था, सिवाय जेपी मॉर्गन बैंक को छोड़ के जिसके पास 800 मिलियन आउंसेस के आसपास का आउंसेस के आसपास का फिजिकल सिल्वर पड़ा हुआ है कि मान लो उससे किसी ने सिल्वर मांग भी लिया तो वो दे सकता है, सॉल्वेंसी इश्यूज नहीं होने वाले हैं। लेकिन सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, डच बैंक और बार्कलेज एसएसबी का तो बहुत बुरा हाल है। इन लोगों ने बैलेंस शीट्स में खेल करके सिल्वर को रखने के 3 ही एक्सचेंजेस बने हैं, फिजिकल मेटल एक्सचेंज पूरे विश्व में। एक है आपका मेरे ख्याल से लंदन का है, एक है शिकागो का, एक शंघाई का। इन तीनों जगह पे 2 तरीके से सिल्वर रखा जाता है भाई साहब। एक रखा जाता है एलोकेटेड, एक रखा जाता है अनएलोकेटेड। अनएलोकेटेड के अंदर वो सिल्वर आता है जिसके ऊपर आपके नाम की ईंट के ऊपर आपके नाम की XYZ नाम की मोहर लगा दी जाती है कि भैया अब ये किसी को लीज पे नहीं दे सकते हो। और एलोकेटेड सिल्वर के अंदर वो सिल्वर आती है जिसको आप लीज पे दे सकते हो। इन सारे बैंक्स ने एलोकेटेड अनएलोकेटेड सारा माल लीज पे दे रखा था। कुछ था ही नहीं, मतलब आप इनसे सिल्वर मांग लो, डिलीवरी मांग लो, ये दे ही नहीं सकते थे। चाइना को ये सब बात पता थी, उसने पकड़ ली एचएसबीसी की गर्दन। उसने 10-12 जनवरी आई गेस इसी तरीके से फर्स्ट वीक या लेटर हाफ ऑफ द सेकंड वीक के बीच में उसने एक नोटिस दे दिया एचएसबीसी को कि भैया देखो मेरे सिल्वर मेरे को चाहिए। अगर सिल्वर मेरे को नहीं देते हो तो मैं 31 तारीख ऑफ जनवरी 2026 में तुम्हारे ऊपर कुर्की का आदेश कर दूंगा और मैं यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत तुम्हारी जितनी भी हैसियतनामा है, मतलब जितना भी तुम्हारे पास कैश है जो कि 150 बिलियन डॉलर का था एचएसबीसी के पास, और जो तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स है 120 बिलियन डॉलर, ये सारा मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। अब एचएसबीसी बैंक और सारे बैंक्स की हालत हो गई खराब। और उसने 31 तारीख का को ही क्यों फाइनल नोटिस वार्निंग दी, क्योंकि 31 के बाद इन सारे बैंक्स के इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाले थे। इन सारे कंपनीज के जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनके इंश्योरेंस की जो अंडर राइटिंग्स करता है, जो वो करता है लॉयड्स, लंदन के अंदर एक अंडर राइटिंग करता है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये जाते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल, एक वो बना सेटलमेंट बना हुआ है स्विट्जरलैंड में, वहां उनकी परमिशन उनके पास जाते हैं। वो बोलते हैं भैया देखो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम जाओ ट्रेजरी के पास, यूएस ट्रेजरी। वो लोग जाते हैं भाग के यूएस ट्रेजरी के पास। यूएस ट्रेजरी बोलता है भाई तुम लोगों ने तो फ्रॉड कर रखा है, तुम्हारे पास तो सिल्वर है नहीं, सिल्वर तो देना पड़ेगा, सिल्वर नहीं दोगे तो तुम लोग को 20-20 साल की सजा ठोक दूंगा। अब वो लोग डिस्टर्ब हो गए। वहां से उन लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने दौड़ लगाई, इंश्योरेंस कंपनी के पास भागते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास भागते हैं, उन लोग कहते हैं भाई देख, लॉयड से बोला देख अगर 31 तारीख तक के पहले तुमने मुझे सिल्वर नहीं दिखाया तो तुम लोग का इंश्योरेंस एक्सपायर कर दूंगा, मैं आगे नहीं एक्सटेंड करूंगा। अब ये लोग हो गए डिस्टर्ब। अब ये लोग सिल्वर लाए तो लाए कहाँ से भाई, सिल्वर मार्केट में होना भी तो चाहिए भाई। 800 मिलियन आउंसेस का आपका टोटल सप्लाई है, 110 मिलियन आउंसेस के ऊपर की डिमांड है, 820 मिलियन आउंसेस के लगभग, और 110 12 मिलियन आउंसेस के आसपास की डिमांड है। मतलब ऑलरेडी 300 मिलियन आउंसेस का शॉर्टेज चल रहा है। 25% से ज्यादा भारत कंज्यूम कर ले रहा है, आप समझो बात को। 25% से ज्यादा भारत में लोग खरीद ले रहे हैं। 60% से ज्यादा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल में प्रोसेसेस में सिल्वर कंज्यूम हो जाता है। तो ऑलरेडी 300 मिलियन आउंसेस का शॉर्टेज है। और अगर इतना शॉर्टेज है, बैंक्स कहां से लाएंगे, जब कोई बेचेगा तभी तो लाएंगे, लोग बेच ही नहीं रहे। तो इस चीज को समझिए कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिल्वर में लगातार बाइंग, क्योंकि बैंक की मजबूरी उनको सिल्वर खरीदना ही खरीदना है। लगभग $1 ट्रिलियन का सिल्वर 31 जनवरी तक खरीदना है, तो उनकी मजबूरी। तो मुझे को तो अंदाजा इकोनॉमिक्स जो मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैंने समझा है और देखा है, लोगों की चीजों को पढ़ा है कि $300 से $500 के बीच में सिल्वर कहीं जा भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं अगर इसको बचाया नहीं जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिल्वर तो चाहिए, डिलीवरी मांग रहा है तो सिल्वर तो देना ही पड़ेगा। तो चाइना ने दूसरा डेंट यहाँ पे दिया। पहला डेंट कहाँ दिया, तो उसने वो क्या कर रहा था, चुपके चुपके सिल्वर खरीद रहा था, ऑयल खरीद रहा था, और उसने नॉन यूएस ट्रांजेक्शन करने लगे, डॉलर ट्रांजेक्शन। दूसरा उसने बैंक पे डेंट किया। तीसरा उसने यूएस डेब्ट बेचने शुरू कर दिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, उसने पीछे एक बड़ी फैक्ट्री भी लगा ली थी कि जितना भी तेल वेनेजुला के ऑर्नोको प्रोविजन स्टेट से आएगा, मेरी 16 कैटेगरी वाला वो मैं लेता रहूंगा और ट्रांसपोर्टेशन में डाल दूंगा, और वो सारा मैं यूज करता रहूंगा। और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जितना भी वो तेल ले रहा था वेनेजुला से 10 बिलियन 8 बिलियन पर डे, वो कहाँ यूज करता था, वो सदर्न चाइना में लगा देता था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, एआई की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की,
या मोबाइल अप्लायंसेस की, गैजेट्स की, उन सारी जगह पे वो कंज्यूम कर रहा था। वो सारा नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन सब कुछ चाइना में खपा दे रहा था, कंजम्पशन में चला जा रहा था। ठीक है, इसका ये एक वन ऑफ द रीजंस था। दूसरा, उसने यूनिट करेंसी करके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्विफ्ट डॉलर, स्विफ्ट ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट मैकेनिज्म को बंद करने के लिए यूनिट करेंसी लॉन्च कर दी। वो बोलता है, इंटरनेट पे न्यूज आई है, वो बोलता है कि यूनिट करेंसी लेके आ रहा हूँ भाई मैं, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रिक्स वाले देश, कि जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, यूनिट करेंसी को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला पार्ट था 40% ऑफ गोल्ड। मतलब उसने कहा 40% हिस्सा मैं गोल्ड का रखता हूँ, जिसमें 151 आई गेस 151 151 मिलियन मेट्रिक टन का सोना, जो उसने बोला कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसके अंदर जो भी 151 मिलियन मेट्रिक टन का जो सोना लगेगा, वो हम ले आके अरेंज करेंगे कहीं ना कहीं। जो 60% हिस्सेदारी रहेगी, वो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनका बास्केट तैयार कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं इसका बास्केट तैयार कर दूं, बास्केट तैयार कर लेते हैं, जिसमें सारी हिस्सेदारी रहेगी सभी देशों की, जितने भी ब्रिक्स के अंतर्गत है। वो 151 मेट्रिक टन जो मिले, मेट्रिक टन जो जो सिल्वर आने वाला था, वो कहाँ से आने वाला? उसने मदुरा से डील कर रखी थी। मदुरा ने पूरा पूरा गोल्ड उसको, जो गोल्ड आने वाला था, सोना आने वाला था, वो पूरा पूरा 151 मेट्रिक टन गोल्ड उसको जो है प्लेज कर रखा था कि भैया तुम मुझे ये यहाँ बेच देना, मैं तुमको ट्रांजेक्शन कर दूंगा, जो भी उनकी बात रोकती थी। अब देखिए, अमेरिका ने अगर उसको उठाया है राष्ट्रपति को, तो उससे क्या क्या हुआ। उनकी तो पहली बात तो, उनकी गोल्ड जो उनके पास जाना था, उसको अमेरिका जो है फ्रॉम चाइना से ले लिया है उसने ऑलरेडी। अब तो मुझे लग रहा है कि उसने रिफाइनरी से निकल भी गई होगी। ठीक है, रिफाइनरी से निकल के वो अमेरिका की मोहर वोहर भी 151 मिलियन टन पे लग चुकी होगी। जो चाइना को जाना था, वो सब कब्जा ले लिया राष्ट्रपति ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसको उठाया, तो तेल की सप्लाई काट दी, और नेको प्रोविजन से जो भी मेरी 16 करके कैटेगरी तेल जाने की तैयारी थी, वो सारा $40 पर बैरल पे जो उसने फ्यूचर प्रोलॉन्ग डिसीजन, वो डील्स करी थी, वो सारी उसने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया आप तुम्हारी तेल की सप्लाई काटता हूँ, तुम्हारी सिल्वर की सप्लाई काट दी, तुमने जो गोल्ड प्लेज कराया था, वो गोल्ड अमेरिका ने अपने पास उठा के रख लिया। समझ रहे हैं? और वो अमेरिका के रिजर्व में आ जाएगा। उसके बाद, अच्छा, ये माड्रो जो था, वो उसने ये जो एक डील करी थी, ये डील जो है, उसको उस डील में था कि उसको सिल्वर देना था। किनको देना था? एक देना था सैमसंग को, एप्पल को, और आई गेस ये स्पेस एक्स को, इलॉन मस्क को देना था। ये लगभग $750 $750 मिलियन टन की डील थी। मतलब इतना सिल्वर उनको दिसंबर महीने में मेट्रो को देना था, वेनेजुला को, इन तीन कंपनीज को। चाइना बोलता है उन लोग को मत दो। चाइना बोलता है उन लोग को मत दो भाई, मेरे पास इतने सारे सिस्टम है, इतना वॉरफ्रंट है, इतना मजबूत है, मेरे पास इतना पैसा है, रशिया के पास ऐसी मिसाइल्स है, मेरे पास ऐसा रिडार सिस्टम है, ऐसे फाइटर्स हैं कि अमेरिका तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया। उसने बोला तू मुझे माल बेच, उनकी डील कैंसिल कर। तो उसने एक फोर्स मेजर, डील के ऊपर फोर्स मेजर करवा दिया। मतलब उसने फोर्सफुली नहीं किया, बट मडरॉ ने बोला कि भाई कुछ क्रिटिकल, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज है, जिसकी वजह से मुझे ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी, और मैं ये तुम्हें नहीं बेच पाऊंगा। मतलब ये तीनों कंपनीज को मडरॉ ने दिसंबर 2024 में भी बंद मना कर दिया। दिसंबर 2025 में। और 2 जनवरी को हुआ क्या, जैसे उसने ये मना किया, 2 जनवरी को 11 शिप्स आती हैं। 11 शिप्स में, हाँ, जनवरी की बात है, 2 जनवरी में 11 शिप्स आती हैं। 750 मिलियन टन, जितना भी मेट्रिक टन, जितना भी सिल्वर डील में जाना था उन तीन कंपनीज को, सारा चाइना और रशिया के पास माल पहुंच जाता है। ये ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड से आप इसको देख सकते हैं। ये सारा उनके पास पहुंच जाता है। तो एक खेल तो ये खराब हो गया। ठीक है, जितना भी चाइना था, वो चाइना कन्विंस कर लेता, और सारा सारा, मतलब ये जो 11 जहाजों से जाता है ना, ये एक करकास करके वहां पे वेनेजुला के अंदर एयरपोर्ट है, वहां से 47 मिनट के अंदर ये सारा माल ट्रांसफर हो जाता है। मदराओ ने जो कार्गो मैनिफेस्टो बनाया था, उसके अंदर लिख दिया कि भैया ये जितना भी तुम्हारा ये चल रहा है, क्या कहते हैं, जितना भी ये हम कार्गो भेज रहे हैं, वो सारा कुछ सिल्वर की माइनिंग इक्विपमेंट्स है। मतलब इस तरीके का झूठ उसने एक लेटर बना दिया, और उसने वो सारी ट्रांसपोर्ट कर दिया। मतलब प्लेन्स जो गए थे, वो रशिया पहुंचे, हवाई गए हैं, पनामा, मॉस्को, चाइना, ये सब जगह चले गए, जहां माल जाना था वहां पहुंच गया चाइना। और चाइना उस डील में कर पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था, आप समझो। और 80% जो माइनिंग रिफाइनरीज होती हैं सिल्वर की, वो चाइना में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, मेक्सिको में, पेरू में, वेनेजुला में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेटा आपको क्या समझना है,
वेनेजुला का जितना सिल्वर था ना, वो मेड्राव वो चाइना को एक्सपोर्ट कर दे रहा था। इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि सिल्वर की यूज आजकल एआई डेटा सेंटर, सोलर पैनल, ईवी में और सब में इतना यूज हो रहा है कि आप मान के चलिए जो लगभग 200 आउंस सिल्वर तो आपका क्रूज गाइडेड क्रूज मिसाइल सिस्टम्स वगैरह में ही यूज हो जाता है, वॉलेट एक्सट्रैक्टर वगैरह में। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सिल्वर, अगर सिल्वर की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सिल्वर बाय प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें भी प्राइसेस का इन्फ्लेशन आएगा। आपको ये चीज बहुत जरूरी है समझने में। और आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि सैमसंग ने बीएमडब्ल्यू ने सैमसंग के साथ एक ऐसी एग्जांपल समझा रहा हूँ कि बीएमडब्ल्यू ने भी शायद सैमसंग के साथ एक डील करी थी, जिसमें उसने बोला था भाई मेरी गाड़ी की चार्जिंग 9 मिनट में 900 किलोमीटर की दे दे। उसके लिए उसने बोला भाई मेरे को 1 किलो चांदी चाहिए। तो बीएमडब्ल्यू ने बोला ठीक है भाई मैं तेरे को प्रोवाइड करता हूँ। तो सैमसंग ने 1 किलो की, मैंने बताया था वो सैमसंग ने सिल्वर की डील करी थी मदुरा से, हालांकि वो डील उसने फोर्सफुली कैंसिल कर दी थी, सॉरी फोर्सफुली नहीं बट फोर्स मेजर के पैटर्न पे उसने क्लोज कैंसिल कर दी थी। तो उसने वो 1 किलो सिल्वर उसमें लगाना था। हालांकि 1 किलो सिल्वर आज भी आप देखें तो मतलब एवरी डे सिल्वर इज राइजिंग। आप ये चार्ट देख रहे हो मंथली, बट फिर भी आप सोचो, आप यहाँ से भी अगर प्राइस $300, $400, $500 पहुंच जाता, 5 टाइम्स, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी की प्राइस पे तो फर्क पड़ेगा। अभी नहीं पड़ रहा लेकिन बाद में तो पड़ना शुरू ही हो जाएगा। और सोलर के प्राइसेस का क्या होगा, और बैटरीज के प्राइसेस का क्या होगा। और जब इतना प्राइस हाइक अप हो जाएगा तो कॉमन मैन के हाथ से तो ऑर्नामेंट्स के नाम पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े लोग खरीद, बहुत ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे जिस तरीके का कंजम्पशन चल रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सिल्वर का प्राइस हाइक होगा तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि चाइना इटसेल्फ, चाइना के अंदर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, इस वजह से भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी लोगों की। तो अमेरिका ने अभी डिसाइड किया है वेनेजुला के ऑर्नको को कब्जा लेने के बाद कि उस स्टेट को कब्जा ले लिया है, और उसी स्टेट के पास रशिया के शिप्स गए थे, जिसको 25 शिप्स को 20 से 25 शिप्स को रशिया अमेरिका ने पकड़ा था। हालांकि अमेरिका के भी कुछ शिप्स को रशिया ने पकड़ा है, बट ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में यहाँ नहीं आया, बट है। तो इसीलिए वहां से पकड़ लिया था, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि भैया ऐसा है कि अब इस जगह पे हर तरीके का ऑयल सैंक्शन मैं बंद कर रहा हूँ, तेल नहीं दूंगा। अब चाइना की, आप समझो चाइना के जो स्टोक्स थे उसने यूनिट करेंसी निकाली, ठीक है, प्लान करी उसने। इवन अपना जो डिजिटल युआन वॉलेट था उसको बोला कि भैया अब डिजिटल युआन वॉलेट के अंदर जो भी डिजिटल एसेट्स खरीदेगा उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा। ये उसने 1 जनवरी और 2 जनवरी को सब बोला है, आप देख सकते हो इंटरनेट से ही सब रिलेटेड चीजें। उसके बाद उसने अपनी फैक्ट्री लगा दी थी रिफाइनरी की, इतना पैसा खर्च करके, और उसने परचेज कर लिया था $40 पर बैरल पे उसने तेल वहां से, जो नेको से आना था वो 3। चौथा उसने डेप्थ बेचना शुरू कर दिए थे, चौथा रेंट दे रहा था, ठीक है। और पांचवा वो सिल्वर पूरा उठा के ले जा चुका था एक बार, और वो अपना जो यूएस करेंसी यूनिट करेंसी सेट कर रहा था उसकी सप्लाई गोल्ड की प्लेस कर रखा था। तो मतलब अगर ये सारा कुछ हो जाता तो सिल्वर की कॉस्ट बढ़ती बढ़ती, माइनिंग, क्योंकि उसने क्या किया था एक चीज और आप समझिए, उसने बोल दिया था फैक्ट्री में भैया आप ओपन, मतलब फ्री माइनिंग, मतलब फ्री जो सिल्वर मार्केट में जा रहा था, एक्सपोर्ट कर रहे थे सब लोग, चाइना ने बोला था सिल्वर फ्री एक्सपोर्ट, तो उसने बैन लगा दिया था 1 जनवरी को। चाइना बोलता है कि भैया रिफाइनरी जो होंगी 80 मीट्रिक टन के ऊपर, जो रिफाइनरीज प्रोड्यूस करती केवल वो चलेंगी। 50 रिफाइनरीज रातों रात बंद हो गई, केवल 2 रिफाइनरीज बची जो वेस्टर्न कंट्रीज को अब एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए भी उनको एक्सपोर्ट ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसने ट्रेड डिजिटल युआन करेंसी को भी अपडेट कर दिया था। तो वो इस तरीके से इन लोग इसको अमेरिका को जो डेंट देने का कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से डॉलर के कंजम्पशन, डॉलर को तोड़ा जाए। तोड़ने के दो ही तरीके थे भाई। ऑयल, जो पहले ओपेक कार्टेल था, उसने बोला मैं तेल खरीदूंगा, अब हम लोग अपनी यूनिट करेंसी से खरीदेंगे, स्विफ्ट को यूज ही नहीं करेंगे, मैकेनिज्म ही नहीं यूज करेंगे। उसके बाद उसने बोला कि भैया एक तो स्विफ्ट, और दूसरा उसने बोला तेल, तेल जितना भी जा रहा था वो तेल की सप्लाई वो वेनेजुला से ले ही रहा था, और रिफाइनरीज तो सब चाइना में 80% लगी हुई है। तो करोगे क्या भाई, जाना तो आपको वही पड़ेगा। तो अमेरिका ने इसीलिए क्या किया था कि जब जो शिप्स वहां पे उसने कब्जा लिए थे ना, वो इसीलिए लिए थे कि भाई साहब उस दिन और नेको प्रोविजन के पास रशिया के और इन लोग के शिप्स पहुंच गए थे, तो उसने वहां पे सीधे उठा के उन सारी शिप्स को 20-25 शिप्स को बैन कर दिया। यही वो रीजन था। और उसने वहां पे डेल्टा फोर्स वगैरह भी अपनी शायद लगा दी है कि जिससे कि अब वहां पे किसी भी
किसी भी तरह की हलचल वो अलाउड नहीं कर रहा है। तो ये भी उसने वहाँ पे कर दिया था। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था उस चीज़ के लिए कि उसने वहाँ पे डेल्टा फ़ोर्स और नेको प्रोविज़न पे अमेरिका ने लगवा दिए, जिससे कि एंड और उनके जितने भी की इंस्टॉलेशंस थे, उन सबके ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया। और यही सब रीज़न था कि उसने राष्ट्रपति को उठाया और खुद को अपना कारकांडी राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। और उसके बाद वहाँ पे मुझे एक महिला है जिसको उसने वापस से पावर दे दिया, उसको समझा दिया। पहले वो जो महिला जिसको अब राष्ट्रपति के लिए या उसको जिसको उसने वहाँ पे बनाया है, किसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने राइट्स दिए हैं उसको। वो पहले बहुत बड़ी टेररिस्ट अटैकर थी, उसने बहुत बार वहाँ पे अमेरिका में बिजनेसमैन को उठाया वगैरह था उनके, है ना? और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी थे उसके बाद। लेकिन अब वो 1980 के दशक का आपको वो हाल तो याद ही होगा कि जब गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने सरकार बनाई थी, समझ रहे हैं? डेंसी रॉड्रिग्ज़ करके एक वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, डेंसी, वहाँ पे वेनेजुएला में थी, जिनको टेररिस्ट अपने यूथ के टाइम पे, जवानी के टाइम पे टेररिस्ट थी। अमेरिका के बिज़नेसमैन को किडनैप करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये सब उनका केस था। लेकिन जब उनके राष्ट्रपति उठा लिए गए, तो अब उन्होंने कहा भैया मैं आपके समर्पण हूँ। 1980 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, तो जनता पार्टी थी, जितनी भी जनता दल की पार्टी थी, उन सबने उठा के वही पार्टी आईएनसी को ही दे दी थी। कही भैया मैं तो सब आपके वही वैसा ही खेल हुआ है अभी वहाँ पे भी। तो और ये सारा कुछ इश्यू इस वजह से हो रहा था, ठीक है? तो इसलिए उठाया। और अमेरिका भी को भी पता था, अमेरिका को भी ये पता था कि भैया कि अगर हमने इन सब चीज़ों पे कंट्रोलिंग नहीं करी, तो नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, रिपब्लिक पार्टी तहस-नहस हो जाएगी इस सब के चक्कर में। तो उसने इसीलिए वेनेजुएला क्रूड को वेनेजुएला के इस चीज़ के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया, मतलब राष्ट्रपति को उठाया। दूसरा चीज़ आता है कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में क्या है भैया, देखो कहने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 6 जर्मनी इसके अंदर समा जाए भाई साहब, इतना बड़ा आइलैंड है। लेकिन आबादी केवल 56,000 लोगों की है, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी-अभी आज का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, तो निकल के आया है कि भाई खिलौना मत समझो अपना अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प अपने अपने हाथ का खिलौना मत समझिए। लड़ेंगे पर आपके अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि हम लड़ेंगे, मरेंगे पर अमेरिका के अंतर्गत नहीं रहेंगे। हालाँकि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट नहीं बोला जाता, बट डेनमार्क इज़ इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल अफेयर्स की जो डिस्कशन होते हैं, डिफेंस की बात आती है, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसीज़ की जब भी बात होती है, तो डेनमार्क उनका पार्ट रहता है। बट बट वो चाहते क्या है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड एक्चुअली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है, अमेरिका का अलायंस तो चाहता था कि डेनमार्क से फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाए, बट वो ये नहीं चाहता कि अमेरिका के अंतर्गत रहे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो ये नहीं चाहता कि उसके लिए, और अमेरिका ने तो उसको धमकी दे दी, भाई समझ जाओ वरना राष्ट्रपति को उठाया है अभी वेनेजुएला के, तुमको भी बड़ी बात है नहीं, 56,000 लोग ही हो, तुम्हारे लिए तुम तो मतलब वहाँ तो मतलब थोड़े 1 आध घंटा लग गया, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात ही नहीं होगी, हो सकता है 10 ही मिनट में तुमको उठा लूँ। तो इस तरीके की बात चल रही है। और इधर ये सब जब अमेरिका कर रहा था ना, तो उधर नॉर्थ अमेरिका, मतलब जान ही रहे हैं सन की तानाशाह, वो डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा भाई ये मेरे साथ भी कर सकता है। उसने सीधा न्यूक्लियर मिसाइल वॉर वगैरह अपने स्पीड अप कर दिया, और उठा के उसने किया क्या? उसने सीधे स्टेटमेंट बोल दिया, भाई वाशिंगटन पे तानी हुई है मिसाइल। अगर तुमने इधर कुछ उँगली करी, तो पूरा वाशिंगटन उड़ा दूँगा। और रशिया का खुल के सपोर्ट करता है। इधर राष्ट्रपति उठाया गया, उधर अगले दिन रातों-रात पुतिन साहब पहुँच गए नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने। ठीक है, दूसरी ग्रीनलैंड में जब से स्टेटमेंट दिया, ग्रीनलैंड में आपको पता होना चाहिए 25% से ज़्यादा खनिज पदार्थ में 25% ज़्यादा सिल्वर भी है वहाँ पे। इसलिए अमेरिका ने वहाँ पे भी आँख रखी, क्योंकि रशिया और चीन ऑलरेडी वहाँ इन्वॉल्व थे, तो अमेरिका बोलता है, वहाँ के 12 जनवरी को वहाँ के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है रैंडी फाइन, उन्होंने बोला एक नया बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। वो उसके बिल के अंतर्गत बोलते हैं कि हम अपने राष्ट्रपति श्री ट्रम्प महाराज जी को ये पावर देते हैं कि भैया अब आप ग्रीनलैंड को जैसे चाहे वैसे बचा सकते हैं रशिया और चाइना से। देखिए मजाक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कैसे भी है पार्लियामेंट में एक्ट पैदा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको सीधे-सीधे बोल दिया, भैया देख लो, समझ जाओ, प्यार से मान जाओ, वरना फिर हम दूसरे तरीके से मनाने को सक्षम है। तो उन्होंने ये काम, ग्रीनलैंड की लड़ाई इस वजह से शुरू हुई। अब देखते हैं आगे क्या-क्या जा रहा है। तो ये बैटल ग्राउंड समझिए, पहला था यूक्रेन। अब एक चीज़ और समझिए, पहले जो
एलिमेंट्री हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं यूएस के, वो जिसमें क्लिंटन की बात कर लें, जॉर्ज बुश की बात कर लें, ठीक है, और इसके बाद ये आपके डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे, इनके पहले जितने भी थे वो भारत को कहीं ना कहीं लेके चलने की बात करते थे, ठीक है, उनको लगता था भारत के साथ व्यापार है, सर्विसेज का बहुत बड़ा सेक्टर है ना, तो बहुत बड़ा कंजम्पशन भी है वहां पे, तो उनको लेके चलने का मन था, लेकिन इनका इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अब ये देख रहे हैं कि भाई ये भारत जो है हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, और उधर चाइना भी दर्द दे रहा है, रशिया भी दर्द दे रहा है, ठीक है, इधर नॉर्थ कोरिया भी दर्द दे रहा है, अब ग्रीनलैंड के दर्द के साथ नाटो भी दर्द में आ गया है, पूरा यूरोप में हलकंप मच चुका है, सारे देश अपनी मिलिट्री एक्शन तेज कर चुके हैं, ठीक है, सारी तैयारियां कर रहे हैं, पनडुब्बियां लेके जहाज लेके पहुंच गए हैं ग्रीनलैंड के आसपास कि भैया ये हम नहीं होने देंगे, सारे भाई मिलके लड़ेंगे, तो नाटो भी उथल पुथल कर दिया है इसने पूरा उठा के, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं, और इसी कारण जेडी वैंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उसने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स को बोला कि भाई आओ वॉशिंगटन में मिलो। अब देखते हैं वॉशिंगटन में मिलने पे उसकी हालत कहीं यूक्रेन के तानाशाह की तरह तो नहीं कर देते, बेइज्जत तो नहीं करते, ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। तो मोटा मोटा आपको समझना है कि ये चल क्या रहा है। और एक एक इंपॉर्टेंट चीज ईरान के ऊपर की मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, यूएस एक्चुअली चाइना की गर्दन दबाना चाह रहा है, वो हर उस तरीके से चाह रहा है जैसे उसने पाकिस्तान जो पहले चाइना की डेब्ट में दबा हुआ था, आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में अमेरिका उसके ऊपर काम कर रहा है, फंड्स दे रहा है, मदद कर रहा है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं जिससे कि वो चाइना की गिरफ्त से बाहर आ सके। इधर बांग्लादेश, नेपाल, अब चाइना क्या कर रहा था देखिए, चाइना ने क्या किया था, बांग्ला वो लूसा से काठमांडू तक की एयरलाइन कह रहा हूँ, वो बना दी थी, टनल बना दी। उसके बाद उसने 6 लेन हाईवे बना दिया अरुणाचल प्रदेश तक। मतलब भारत कुछ कर ही नहीं रहा, भारत चाहता तो खुद की भी अपनी सड़क बना, दिल्ली से वह काठमांडू तक बना सकता था, दिल्ली से बिहार से लखनऊ होते दिल्ली, पूरा ये बना सकता था, दिल्ली बिहार दिल्ली लखनऊ बिहार काठमांडू पूरा चला जाता वहां तक, लेकिन वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। करने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, और अमेरिका ने मेरे हिसाब से तो सही किया भाई, उनके पास जो चीज थी उसने बचाने की कोशिश करी, पावर है तो दिखाओ। अब जब चाइना को हर तरफ से वो गिरफ्त में ले रहा था, तो उसके साथ साथ उसको पता था कि अब ऑयल की सप्लाई वेनेजुला से काट दी, ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है, तो अब अगला बचता था ईरान, क्योंकि ईरान से चाइना तेल ले सकता था, रशिया से ले सकता है। तो उसने क्या किया कि ईरान के अंदर तख्ता पलट करा दी कि भैया ऐसा राजा ले आता हूँ जो हमारे हिसाब से, हमारी पॉलिसी के हिसाब से काम करेगा, हमारे हिसाब से रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उनको एक मिल गया मौका। 5 जनवरी को मित्रा हुसैनी नाम की एक लड़की थी, वो सही से हिजाब नहीं पहनी, तो उसको पुलिस वालों ने उठाया, मारा पीटा, और अगले दिन उसकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है। 8 जनवरी को अमेरिका वहां का दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक कराता है। वो करता क्या है कि जितनी भी वहां पे फोटोज और जन आक्रोश का कंटेंट था उसको मैनेज करता है, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं आयतुल्लाह खमौनी, उनके अगेंस्ट पे जितने भी वहां पे जन आक्रोश के कंटेंट चल रहे थे उसको मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है? क्योंकि 18 से ज्यादा शहरों में आगे लग चुकी थी, लोग सड़कों पर उतर चुके थे, फोटोज वायरल होना चाह रही थी, हो नहीं पा रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने वहां आयतुल्ला ने पूरा ब्लैकआउट करा दिया था, इंटरनेट और इंटरनेट सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। तो वहां पे बुलाते हैं ट्रम्प साहब एलॉन मस्क जी को, कहते हैं भाई तुम अपना स्टारलिंक ले आओ नेटवर्क, और आगजनी को पूरे देश में ईरान में फैलाओ। उन्होंने साइबर अटैक किया, इंटरनेट वायरल किया, इंटरनेट लोगों के हाथ तक पहुंचा स्टारलिंक, और लोगों ने अपना यूज करना शुरू कर दिया, वायरल होने शुरू हो गई। अब उसके बाद कूद पड़ा अमेरिका, बोलता है सुनो भाई साहब, अगर तुमने जबरदस्ती प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर आक्रमण किया या तुमने मारा है, मिलिट्री पंगों को यूज किया, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयतुल्ला उधर खमौनी उधर से बोलते हैं अगर इंटरवीन करता है अमेरिका तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, ये सब चल रही है। वेनेजुला की प्रॉक्सी वॉर की तो बात ही नहीं आती, उसके राष्ट्रपति को उठा लिया, 250 साल में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति को उठा लिया, उठाने के बाद छोड़ो खुद को भी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब मतलब जबरदस्त। अब मैं इसको एक चीज और बोलता हूँ, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिए कि कोई बंदा आता है, कोई देश का राष्ट्रपति, कोई मिलिट्री आती है आपके देश में घुसती है, ना आपके एक भी रडार सिस्टम चलते हैं, ठीक है, ना आपके एक भी रडार सिस्टम चल पाए, ना आपकी मिसाइल्स फायर हो पाई, ना आपके फाइटर्स उड़ पाए, मतलब गजब का चल रहा है।
मतलब यही सब तो उसने क्या कहते हैं, चाइना ने और रशिया ने यही तो बोला था, भैया मेरे पास JY-27 रडार सिस्टम है, S-400 मिसाइल्स है रशिया के पास जो भारत ने लिया हुआ था, Su-35 फाइटर्स है हम लोग के पास। अरे कहाँ कोई कुछ कर पाएगा। लेकिन इसको मैं बोलता हूँ अमेरिका का जबरदस्त इंटरसेप्शन, जिसमें उन्होंने उनके रडार, मिसाइल्स, फाइटर्स को जबरदस्त तरीके से इंटरसेप्ट किया है। आए, राष्ट्रपति को उठाए, उनकी वाइफ को उठाया और लेके चले गए। E-18 सुपर ऑर्नेट ग्रोलर्स, इसका यूज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सुपर वॉरफेयर सिस्टम का यूज किया गया। अमेरिका इसको बेचना भी चाह रहा था, बट वो उसको कहाँ लिए, भारत ने उसको लिया ही नहीं। ले लिए क्या, रफाल रफाल रफाल, जिसकी कांग्रेस में, जिसकी राहुल गांधी जी इतने सालों से निंदा करते चले आ रहे हैं, 5 साल बाद रफाल अभी मिला भी नहीं, 5 साल बाद डील होगी। तो अमेरिका ने स्ट्रोक किया चाइना और रशिया के डिफेंस सिस्टम को बहुत तगड़ा, और इसी के कॉन्फिडेंस में मोडरो हर तरीके की इलीगल एक्टिविटी सैंक्शंस के बाद भी उनके साथ कर रहा था। बट ये स्ट्रोक करने के साथ, इंटरसेप्शन करने के साथ, उनके मिलिट्री डिफेंस रेडार, मिलाए मिसाइल्स, फाइटर, सबको बाईपास करने के साथ अमेरिका ने पूरे दुनिया में ये दिखा दिया है कि उनके फाइटर्स, उनके मिसाइल्स, उनके रेडार्स किसी काम के नहीं है, जब समय आएगा हम तब भेज देंगे। और इससे हड़कंप भी मच चुका है। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, इसको समझना बहुत जरूरी भी था। दूसरा, एक चीज और बताता हूँ कि देश के जितने भी, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, वो सब बंकर्स बना रहे हैं भाई साहब। और जब भी लोग बंकर बनाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जब लोग धरती के नीचे जाके रहने की तैयारी कर रहे हैं, तो धरती के ऊपर कुछ दिक्कत होने वाली है। इसमें आप सिलिकॉन वैली, न्यूजीलैंड, सिलिकॉन वैली का तो मैं ये आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, आई गेस, अगर इसमें मैंने, ये देखिए, बिलियनियर बंकर्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सक्लूसिव सेफ हाउस। इसमें लिखा है 50% ऑफ सिलिकॉन वैलीज वेल्थियस्ट ने ऑलरेडी बना लिए हैं डिजास्टर्स से बचने के लिए। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब चीजों के लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एलॉन मस्क के स्टारलिंक देखिए, ईरान पोस्ट प्रोटेस्टर लाइफलाइन एज इंटरनेट ब्लैकआउट। इसमें एलॉन मस्क ने, ये आर्टिकल बताता है कि एलॉन मस्क ने कैसे सपोर्ट किया था स्टार, ठीक है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सप्लाई ऑफ सिल्वर की, मैंने ऑलरेडी बात आपको करी ली। तो आई गेस मैंने मोटा मोटा आपको सारा पॉइंट ऑफ व्यू तो समझा ही दिया है। अब एक एंडिंग सिस्टम में बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द ओवरऑल व्यू, भारत का क्या है इसमें, भारत का क्या रोल रहा है। भारत मेरे हिसाब से कोई रोल ही नहीं प्ले कर पा रहा है। मतलब फॉरेन पॉलिसी का जबरदस्त फेलियर। भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, पहले तो पाकिस्तान से चलो समझ में आता था, चलो पाकिस्तान से जिंदी लड़ाई चल रही है, लेकिन चाइना पाकिस्तान, तुम अपनी मिसाइल वही गाइड करके बैठे हो भाई साहब। जीपीएस तो तुम्हारा है नहीं, समझ रहे हो, जीपीएस तुम यूज कर रहे हो यूएस का। तुम क्या मिसाइल दागोगे यार, मतलब तुम्हारे पास अपना जीपीएस नहीं है, तुम नेविगेटर आज तक नहीं बना पाए अपना, तो तुम क्या क्या कर, कैसे लड़ोगे, क्या स्टैंड लोगे। इसीलिए हर जगह दबना पड़ता है ना। देखिए, जब आप अपनी चीजों को यूज करेंगे ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। 2014 से लेकर 2025 तक 4 फंडामेंटल फाउंडेशनल या फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हुए इंडिया और यूएस के बीच में, जिसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जीपीएस अमेरिका का है, बाइडू सिस्टम चाइना ने अपना खुद का बनाया है, अमेरिका का डिसइन्फेक्टेड दम, बट उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का अपना नेविक है ओन जीपीएस, बट वो अभी भी जीपीएस की तरह नहीं चलता। जापान और इंडिया का एक अलायंस था, जो मनमोहन सिंह ने कराया था, जापानीज अलायंस बोलते हैं। वो गाना सुना है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। ये वही स्टोरी चल रही है। चाहे मतलब भारत ने दिल खोल के चाइना का स्वागत कर दिया, भैया आओ मेरे देश को ले जाओ। वैसे भी चाइना का आप स्वभाव जानते हैं, मतलब पहले भी देख चुके हैं, चाइना चाइना था। मतलब इंडिया हैज टू टेक अ स्टैंड, ईदर दे हैव टू गो विद रशिया, विद अमेरिका और विद चाइना। मतलब कहीं तो खड़े हो यार, तुम तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर नहीं, मैं इधर भी हूँ मैं उधर भी, ऐसे कौन चलता है यार। भारत हो भाई, 125 करोड़ की जनता, मतलब तुम अपने आप को इतना हल्का दिखा रहे हो, इतना मतलब जैसे लग रहा है मजबूर हो। अब मजबूर होने के रीजन क्योंकि कुछ बनाते ही नहीं हो, सब कुछ तुम्हें खरीदना है। मतलब चाइना ने रेलवे लाइन बना दी लासा से काठमांडू तक, नेपाल। मतलब तुम दिल्ली से अगर शुरू करते, दिल्ली पटना लखनऊ होते हुए काठमांडू, तो बताइए तुमने नहीं बनाई, क्योंकि डिसीजन लेने ही नहीं, सरकारें बदलती गई, किसी ने नहीं बनाई। अरुणाचल बॉर्डर तक चाइना पहुंच गई है, 4 घंटे में बॉर्डर ट्रेवल कर सकता है, 6 लेन हाईवे बना डाली है। अब तुम अगर बात करो अमेरिका की, तो उसने पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बर्मा, सबको जो है, अब पाकिस्तान
और ये अफ़गानिस्तान का चिक-चिक, चिक-चिक चलता रहता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मतलब आप समझिए पाकिस्तान के अंतर्गत इन लोगों ने ट्रम्प फैमिली ने हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में। ये लड़ाई अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान जो है उनको जो डिमांड है क्रिप्टो की करेंसी की जो वैल्यू चाह रहे हैं वो कम दे रहा है। अब वो पैसा लगा देगा, तो वो उस प्रॉब्लम को भी ट्रम्प सॉर्ट आउट कर ही देगा। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना का मुँह दबा देगा, बांग्लादेश, बर्मा मतलब सब तरफ से देखो मतलब बिल्कुल अमेरिका सेट करता जा रहा है। और इंडिया की हालत क्या है? इंडिया की अगर आप एक्चुअल में हालत समझोगे कि उनको अगर इज़राइल की बात छोड़ दें, तो आप नीचे श्रीलंका का हाल देख लो, नेपाल अच्छा था उसके साथ देख लो, भूटान के साथ देख लो क्या हाल है। पाकिस्तान, चाइना, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो इंटरनल पार्ट है पर अरुणाचल प्रदेश इसलिए नाम लेता हूँ कि ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है? इधर आप ईरान में आपके वहाँ पे हैं छोटे-मोटे फॉरेन अलायंसेस बने हुए हैं बट जब राष्ट्रपति वहाँ जब सरकार पलट जाएगी, जिसका काम कर रहा है अमेरिका ऑलरेडी तो वहाँ पे भी आपकी बस बात खत्म ही है मतलब ईरान से भी बहुत संबंध रह नहीं जाएँगे। और इज़राइल के साथ आप बोले जाते हैं बहुत अच्छे संबंध है। इज़राइल पूरा डिपेंडेंट है अमेरिका पे तो जिस दिन नेतन्याहू भी वहाँ से चले गए उस दिन आपका इज़राइल के साथ भी मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है। तो ये टोटल फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी दिख रहा है। क्यों इतना दबाव महसूस कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो भारत सरकार से नहीं इनको वॉर फ्रंट की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं 500% टैरिफ और जितना वो बोलते जा रहे हैं, वो करते भी जा रहे हैं। तो ये भारत को समझना पड़ेगा कि अपना टेक लेना पड़ेगा। उनको इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि भैया हम भी कुछ हैं। मतलब आप अपनी वैल्यू इतनी नहीं गिरा सकते पूरे ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकली कि आपकी थू-थू होनी शुरू हो जाए। तो इस पूरे सिस्टम से हमने ये समझा है कि ये जो वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड और इज़राइल ईरान के अंदर जो भी हो रहा है तो इससे हुआ क्या है अमेरिका का ये मास्टर स्ट्रोक था। चाइना का गॉन्गडॉन रिफाइनरी का प्रोग्राम रोक दिया अमेरिका ने इससे, चाइना का यूनिट करेंसी का प्रोग्राम रोक दिया, चाइना का ताइवान को कब्जा करने का प्रोग्राम रोक दिया क्योंकि ऑयल सप्लाई काट दी। ईरान को भी अमेरिका चोक कर रहा है, इससे भी चाइना का पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, तेल की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा डंट पड़ सकता है। ठीक है? ये सारा कुछ अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक का एक पार्ट था, क्योंकि अगर वो ये सब ना करता तो आप समझिए डॉलर में जबरदस्त जबरदस्त गिरावट आ सकती थी। मतलब जब ट्रांस ना आप ऑयल में खरीदारी में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, ना स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ब्रिक्स जिसमें भारत भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। अगर वो देश ही इसका यूज़ नहीं करेंगे और कंज़म्पशन इतना बड़ा है भारत, अगर वो डॉलर का यूज़ करना खत्म कर देगा, तो अमेरिका को पता था बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी और ये राइट टाइम था क्योंकि मिड नवंबर्स में इनके इलेक्शंस भी हैं तो वो सारा कुछ देखते हुए उसे पता था तख्ता-पलट अपना खुद का भी हो सकता है। तो सारा कुछ देखते हुए उसने ये एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है और ग्रीनलैंड भी उसका एक पार्ट है और ये लड़ाई आगे कहाँ शेप लेती है, बंकर्स बनने शुरू हो गए हैं। 300 से $500 का एस्टिमेशन है, सिल्वर्स का बैंक्स के पास सिल्वर नहीं है, मतलब कुछ भी चल रहा है मार्केट में, ग्लोबली बहुत बड़ी समस्याएँ हैं और दूसरा अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो बोलेंगे भैया जो आपके मंगल ग्रह हैं, बुध हैं और शनि है और राहु हैं, इसमें सब साथ आ गए हैं। मंगल आपके उच्च कोटि में चले गए हैं। आज से 3-4 महीने बाद वो जब अपना पोज़ीशन चेंज करेंगे तब युद्ध शुरू हो जाएगा। ये सब अब वो लोग भी बात कर रहे हैं बट एस्ट्रोलॉजिकली या मैं कोई इन्वेस्टमेंट रिसर्च एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ, आरआई भी नहीं हूँ कोई भी सभी का, तो बस ये मैंने अपनी एक एक अपनी रिसर्च आपके सामने रखी है। देख समझ के अपना डिसीज़न लीजिएगा। हालाँकि जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रहे हैं, देश के लगातार बेचा जा रहा है माल, जब भी नया हाई आता है मार्केट में आप देख रहे होंगे, लगातार बैंक्स में बिकवाली चल रही है, निफ्टी में बिकवाली चल रही है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये टॉप है? क्या ये एक्चुअल में लास्ट टॉप था? क्या यहाँ से करेक्शन शुरू हो चुका है? क्या ये करेक्शन स्ट्रीमलाइन होके नीचे जो आपका इलेक्शन लो है, ये यहाँ तक जा सकता है? या वो ऑल टाइम जो 2018 का लो था, 2013 का लो है, वो कहाँ जाना है? क्या वो यहाँ तक जाना है? क्या वो यहाँ तक जाना है 18,000? तो ये अब मार्केट डिसाइड करेगा कि करना क्या है, क्योंकि करेक्शन ड्यू था
जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुके हैं। 3-4 पहले यूक्रेन चल रहा था, फिर ये हो गया, वेनेजुला आ गया, और बीच में इसराइल हुआ, अपना इंटरनल फ़लस्तीन इसराइल का युद्ध रहा। उसके बाद इधर इंडिया पाकिस्तान चल ही रहा था। उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा के साथ भी तू मैं हो ही चुकी है, ग्रीनलैंड के साथ शुरू ही हो गई है, इधर ईरान के साथ कहानी चली रही है। मतलब चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, आप देखें सबने कुछ बोलना ही बंद कर दिया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो मना रहा है वो बोल रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं, रशिया के पास सरप्लस है ट्रेड, तो ये सब समझना चाहिए। आई गेस हम लोगों ने इस पे काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया है, बट इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं हम लोग इसको कहाँ पे कैसे रूट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको ये समझ में आया हो कि क्यों सिल्वर के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्यों मार्केट रिसेशन की तरफ जा सकती है, या हमें आगे फ्यूचर्स में क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, देते रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।